हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू है और आज की क्लास नंबर 33 रहने वाली है। इससे पहले 32 क्लासेस हम लोग कवर कर चुके हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियोस को सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। वही पढ़िए जो पेपर में आए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठा करके कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आप शुरू कर देते हैं और फिर आपके एग्जाम में उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, तो फिर नंबर्स आपके जो आपको आपके नंबर्स आने चाहिए थे वो नहीं आ पाते हैं या कई बार स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। यही वो बेस है, वो आधार है जिसके माध्यम से आप सीटेट में सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 तो लाएंगे ही लाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी टोटल आपके नंबर्स 130 प्लस आने के चांसेस हो जाते हैं यदि आप इन सभी क्लासेस को देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो प्रारंभिक बचपन है, यहाँ पे बालक का संपूर्ण विकास हो रहा होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसलिए ये जो अर्ली चाइल्डहुड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इस समय बालक का जो ब्रेन है ना वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करता है। बालक यहाँ पे बहुत तेजी से सीख रहा होता है। ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, इसलिए यहाँ पे बच्चे को संसाधन संपन्न वातावरण, ये क्वेश्चन हमारा कल भी आया था, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बच्चे को देना बहुत जरूरी है, एक सकारात्मक माहौल बच्चे को देना जरूरी है, एक प्रेरणादायक माहौल देना बहुत जरूरी है। ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चे को घर में भी दिया जाए, विद्यालय में भी दिया जाए, जिससे बच्चा हर तरफ चीज़ों को देख करके सीखे समझे। ठीक है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। कल भी क्वेश्चन ये हमारा आया था संसाधन संपन्न वातावरण वाला। आइए मैं एक बार उसको दिखा देता हूँ। ये एक क्लास है, क्लासरूम है, इसको कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दीवारों पर ABCD लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, मैप्स लगे हुए हैं, एनिमल्स की पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे की भाषा डेवलप होगी, यहाँ पे मैथ्स भी बच्चे की अच्छी हो जाएगी, है ना, नंबर्स बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और जो भी जनरल नॉलेज है वो बच्चा यहाँ पे सीखता रहेगा। इसी को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहा जाता है, यानी ऐसा माहौल जहां हर जगह कुछ पढ़ने कुछ समझने लायक लिखा हो या चित्रों के माध्यम से उसको जो है कि प्रिंट किया गया हो, ऐसा माहौल बच्चे को देना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉडल है, ग्लोब है, इसी को कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसा माहौल बच्चे को सीखने के लिए दो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं, जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गई। ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं, यानी कि बच्चे के विकास में कुछ चरण ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होता है। कैसा पीरियड होता है ये सेंसिटिव पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है। ठीक है, इस दौरान बच्चा अपने आसपास के अनुभव, भाषा, व्यवहार और जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको अपने अंदर समाहित करता है। तो अगर इस समय पर बच्चे को सही अवसर मिलता है सीखने का, तो उसका हाई लेवल की थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होती है, यानी कि ऑप्टिमल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। जैसे प्रारंभिक वर्षों में क्या होता है कि जन्म से लगभग 8 वर्ष की आयु तक जो है ये माना जाता है प्रारंभिक वर्ष, और इस समय बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास हो रहा होता है। तो दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं, और चूंकि ये संवेदनशील पीरियड होता है इसलिए बच्चे को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देना जरूरी है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेकंड नंबर, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार आदि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे विकास के क्षेत्र PCSE हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या है, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यदि जैसे अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट, यदि शारीरिक जो विकास है वो अच्छे से नहीं होता है तो उसका प्रभाव आपके संज्ञानात्मक विकास पर भी पड़ता है, सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, इमोशनल, यानी कि अगर इसमें से कोई एक डिसबैलेंस होता है तो उसका प्रभाव बाकी 3 पर भी पड़ता है। इसलिए ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार
आदि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? अब जो बौद्धिक क्षमताएं हैं हमारी, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, डिसीजंस मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता, आप जो चीज़ों को याद रख पा रहे हैं, ध्यान लगा पा रहे हैं, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भावनाओं से है, भावनात्मक विकास से है, शारीरिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है या सामाजिक विकास से है? तो प्यारे दोस्तों, जो हम लॉजिक लगा पाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है, वो कहाँ से आती है? वो हमारी सब संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी है। वो सब चीज हम अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो अपने दिमाग से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? दिमाग से ले रहे हैं, ठीक है, ना भावनाओं से, ना शरीर से, ना समाज से, ठीक है। हम जो चीज़ों को याद कर पाते हैं, जो ध्यान लगा पाते हैं, वो सब कहाँ से हो रहा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास की वजह से हो रहा है। इसलिए जो बौद्धिक क्षमताएं हैं जैसे कि तार्किक विचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजंस मेकिंग, ये सब चीजें किससे जुड़ी हैं? संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? ये बालक की सोचने, समझने, सीखने और तर्क करने की क्षमता से जुड़ा होता है। ये डेवलपमेंट का वो एरिया होता है जिसमें बालक अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करता है और उसका उपयोग करना भी सीखता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे भावनात्मक विकास की बात करें तो भावनाओं, यहाँ पे बालक की भावनाओं, संवेदनाओं से ये संबंधित होता है, ठीक है। शरीर में, हमारे बॉडी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, जो ग्रोथ हो रही होती है, जो बॉडी के पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, मांसपेशियां डेवलप हो रही होती हैं, प्लस इनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसकी बात इसमें होगी। सामाजिक विकास में बच्चा सीखता है, बालक सीखता है कि समाज में दूसरे लोगों के साथ कैसे संबंध बनाना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सम्मान करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? क्वेश्चन कई बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार पूछ ही लिया जाता है, अब तो आपको रट ही गया होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था वो स्टेज होती है जब बालक अपने घर के वातावरण में सबसे ज्यादा समय बिताता है, घर के माहौल में, घर पर सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है। तो इस स्टेज में बच्चा बोलना, व्यवहार करना, सही गलत को पहचानना, दूसरों से रिलेशन बनाना, कैसे किसका सम्मान करना है, ये सारी चीजें कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है। तो यही तो सब समाजीकरण है। क्या है? यही सब समाजीकरण है। इन सभी बातों का पहला और सबसे गहरा प्रभाव परिवार से पड़ता है। इसीलिए परिवार को समाजीकरण की प्राथमिक संस्था यानी कि प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। देखिए, सोशल मीडिया जो है इसका प्रभाव पड़ तो रहा है, लेकिन ये बाद में पड़ता है। पहले बच्चा परिवार से ही सीखता है, कानून बाद में आएगा, धार्मिक संस्थाएं वगैरह सब बाद में आती है, पहले परिवार है। क्या है? पहले परिवार ही आएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण यानी कि नकल करना शुरू कर देते हैं? देखिए, आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हों, कोई 8-10 महीने का बच्चा हो, 12 महीने का, 1.5-2 साल का बच्चा हो, उस पर प्रयोग करिएगा। देखिएगा कि वो आपकी नकल किस उम्र से करना शुरू करता है। तो आप पाएंगे कि जो बच्चा 8 से 10 महीने का है, वो भी लगभग जो 9-10 महीने का बच्चा है वो भी आपका अनुकरण कर रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपकी नकल करना वो शुरू कर देता है। उसके सामने ताली बजाइए तो वो ताली बजाने की कोशिश करेगा। उसके सामने आप किसी को बुलाइए इशारा करके, वो भी इशारा करेगा। ठीक है, लगभग जो 10 महीने का बच्चा है उसके अंदर भी दूसरों की नकल करने की क्षमता आने लगती है। तो यहाँ पे 0 से 2 साल यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, यहाँ इसी अवस्था में बालक दूसरों की नकल करना शुरू कर देता है। ओके, लगभग 8 से 10 महीने के अंदर बच्चे के अंदर ये क्षमता आने लगती है। और 10 महीने का बच्चा हो तो उस पर प्रयोग करके देखिएगा, वो जरूर आपकी नकल करेगा। आप उसके सामने ताली बजा के देखिए, वो ताली बजाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ये तो हमारी 2 से 7 वर्ष की होती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं। इगोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिज्म होता है। ठीक है, और जो है कि और भी जैसे सिंबॉलिक थॉट बच्चे के अंदर आ जाता है। मूड संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चा यहाँ पे 7 से 11 साल का होगा। मैं रोज ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ हर क्लास में, तो एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, भूलें ना आप कभी। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, यहाँ पे बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आ जाएगा।
ठीक है, बच्चे के अंदर जैसे रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाएगी, क्लासिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ होती है, यहाँ बच्चा वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखता है। बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर जो सीरिएशन का गुण है, जो एक क्रम का गुण है, वो कब आ जाता है? देखिएगा, क्या वो 0 से 2 साल में बच्चा समझ लेता है कि ये कल हुआ था, ये आज हुआ है, ये कल होगा, इस तरीके से? नहीं, ये यहाँ पे नहीं आता। पूर्व संक्रियात्मक क्या है, 2 से 7 साल में बच्चे के अंदर सही क्रम से चीजें को लगाना वो शुरू कर देता है? शायद नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा 7 से 11 वाला। 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है, इसके अंदर पूरी तरीके से सीरिएशन का गुण आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा चीजों को एक क्रम में लगाना शुरू कर देता है। बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन का गुण भी यही आता है, वर्गीकरण करना शुरू कर देता है चीजों को। ठीक है, तो 7 से 11 साल की जो अवस्था है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। औपचारिक संक्रियात्मक तो 11 से प्लस हो जाएगी। तो आप देखिए, यहाँ पे 7 से 11 साल का जो बच्चा है, ये तार्किक रूप से सोचने भी लगता है, लेकिन जो चीजें उसके सामने हैं, जो मूर्त रूप में चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं पर वो लॉजिक लगा पाता है, उनके बारे में सोच पाता है। और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है कि इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी कि भूत, वर्तमान, भविष्य को सही तरीके से समझना शुरू कर देता है। और इसी अवस्था में जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन जैसे विचार भी यहीं पे बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? यानी कि ये पूछ रहा है कि किस उम्र में बालक जो है वो दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बालक है वो अपना भी फायदा देखेगा। अगर कोई उसे कुछ काम करने के लिए कहता है तो वो देखता है कि इस काम को करने में मेरा क्या फायदा। बच्चा अपना व्यक्तिगत फायदा भी देखता है और दूसरे की जरूरत की बहुत लिमिटेड परवाह करता है, बहुत सीमित परवाह करता है। ये गुण बच्चे के अंदर कब आता है? ये गुण आता है बच्चे के अंदर जब बालक यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास के अंतर्गत होता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये आपका फर्स्ट लेवल सेकंड स्टेज है, जिसको हम लोग स्वलाभ मानसिकता भी कहते हैं। क्या है? फर्स्ट लेवल सेकंड स्टेज की ये बात होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको स्वलाभ मानसिकता भी कहते हैं। यहाँ पे बालक सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि व्यक्तिगत फायदा हो। यहाँ बालक दूसरों की जरूरतों की बहुत लिमिटेड परवाह करता है। ठीक है, और जैसे अगर हिंज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे से, तो हिंज की दुविधा में इस स्तर के बच्चों ने यह मत दिया कि हिंज के लिए सबसे बढ़िया रास्ता वही था जिसमें उसका खुद का फायदा हो, उसे वही करना चाहिए था। अगर चोरी करने से वाइफ बच रही थी तो उसको चोरी कर लेना चाहिए, यानी कि हिंज को अपना व्यक्तिगत फायदा देखना चाहिए। इस स्तर के बच्चे यही कहेंगे। ओके, अब जैसे आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर। अनुपालन और दंड अभिविन्यास, ये आपका फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज होगा। ठीक है, यहां बालक डर के भय से आज्ञा का पालन करता है। फिर आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये आपका सेकंड लेवल का थर्ड स्टेज होगा। ये क्या होगा? ये सेकंड लेवल का थर्ड स्टेज होगी। यहाँ पे बच्चे की जो मेंटलिटी है, बालक यहाँ पे समाज की उम्मीदों के अनुसार अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। ठीक है, कि जो समाज उनसे उम्मीद लगाए बैठा है वो उस उम्मीद पर खरा उतरना चाहता है। लोगों की नजरों में अच्छा लड़का बनना चाहता है, लोगों की नजरों में अच्छी लड़की बनना चाहती है। ठीक है, दूसरों से बालक यहाँ पे इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं, और अगर उन्हें कोई कह दे कि बहुत बढ़िया बेटा, तो बालक सामने से थैंक यू बोलना भी नहीं भूलता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ जो बालक है वो अपने घर में बड़े बुजुर्गों को बड़ा ध्यान रखता है, समय पर दवाई देता है दादा दादी को। ठीक है, हाथ में तुरंत पानी ला के देता है, क्योंकि बालक यहाँ पे
ये चाहता है कि मम्मी उसको कहें कि मेरी बिटिया कितनी अच्छी है, देखो सबका ख्याल रखती है, सिर्फ वो ये सुनना चाहती है ना, ताकि घर वाले उसको कहें देखो बेटी ये बेटा कितना बढ़िया है, कितना बुजुर्गों का ख्याल रखता है, दादा दादी का समय पर दवाई पानी सब देता है ना। तो बच्चा यहाँ पे अच्छा बनना चाह रहा है, बाकी कुछ नहीं, बस अच्छा बनना चाह रहा है वो। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये किस स्टेज की बात हो रही है भाई? ये सेकंड लेवल फोर्थ स्टेज की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारा सेकंड लेवल फोर्थ स्टेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बालक नियम कानून का पालन करना ही उसके लिए सर्वोपरि होता है। बालक यहाँ पे अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि समझता है, और बालक यहाँ पे अपने जो समाज के प्रति उसके दायित्व हैं उनको समझता है, ठीक है। जैसे कि एक अच्छे नागरिक के रूप में वो नियमों का पालन करना चाहता है। बालक चाहता है यहाँ पे कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो प्रॉपर बने रहें। अगर सब नियम तोड़ने लगेंगे तो समाज में एक डिसऑर्डर फैल जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चे के अंदर थॉट होता है ये। ओके, तो सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम चले जाएंगे, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्ता पर बल दिया है। तो वाइगोत्स्की जो है वो उन्होंने बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया में किसको इंपॉर्टेंस दिया है? सांस्कृतिक उपकरण को। जी हाँ, सांस्कृतिक उपकरण को तो महत्व दिया है, लेकिन ये पनिशमेंट की बात नहीं करते, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टूल्स की तो बात करेंगे, लेकिन रिवार्ड्स की बात नहीं करेंगे। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं की बात करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो जब बालक समाज के साथ इंटरेक्ट होता है, दूसरे लोगों के साथ मिलता जुलता है, उनके साथ ग्रुप में काम करता है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। और वाइगोत्स्की ने यहाँ पे दूसरे के साथ चर्चाओं को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है कि जब बालक दूसरों के साथ चर्चा करता है तब उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होता है। मैंने पहले ही बताया कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? बच्चे के सोचने, समझने, तर्क करने और याद रखने, इमेजिनेशन करने और प्रॉब्लम हल करने की क्षमता का धीरे धीरे विकास होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास ये आपके ब्रेन, आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे समझता है, याद रख पाता है, प्रयोग करना सीखता है, ठीक है। तो कॉग्निशन मतलब क्या होता है? देखिए, कॉग्निशन मतलब होता है जानना, समझना, विचार करना। इसलिए संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है ज्ञान और सोच की क्षमताओं का विकास। कैसे होगा? ये होगा जब बालक समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा, लोगों के साथ चर्चा करेगा, डिस्कशन करेगा, डिबेट्स करेगा, मिलजुल करके काम करेगा, तब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश के अवसर देने चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम मतलब बच्चों को ऐसा सिखाओ कि बच्चे उसको समझ करके और फिर अपने स्तर से उसको लिख भी पाएँ और दूसरी जगह, दूसरी सिचुएशन में उसका प्रयोग भी कर पाएँ, ठीक है। वही मीनिंगफुल हो गया। अब इसको बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए भाई? सुसाधक के रूप में, एज अ फैसिलिटेटर के रूप में काम करें, बात तो ठीक है, और बच्चों को ज्ञान निर्माण के सक्रिय भागीदार बनने का मौका दे कि बालक जो है वो ज्ञान अपने आप, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे जो है करके सीखें, उनको ऐसा मौका देना चाहिए। बच्चे एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर पाएँ किसी भी प्रोजेक्ट को करने में और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें। बात तो बहुत अच्छी लिखी है, आगे बढ़ते हैं। टीचर को आदेशक, डायरेक्टर होना चाहिए और जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता हो बालक नहीं, कभी नहीं होंगे बच्चे, पैसिव रिसिपेंट नहीं होंगे। हाँ, बच्चा हमेशा एक्टिव रहेगा। जानकारी संप्रेषक, टीचर जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, बस जानकारी को प्रोवाइड कराता है। ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता, यहाँ पे सबमिसिव रिसीवर बच्चे नहीं होंगे। अनुदेशक, अनुकरणकर्ता, ट्रेनर, टीचर यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेनर है और बच्चे सिर्फ नकल करते हैं, ये भी गलत बात है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो टीचर है वो कैसा हो? टीचर यहाँ पे गाइड की तरह काम करे, है ना, जो बच्चों को सोचने, खोजने, अनुभव से सीखने के लिए मोटिवेट करे, बच्चों को मौका दे कि वे स्वयं खुद ज्ञान का निर्माण करें, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चे अपने ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, उसका निर्माण कर पाएँ, ठीक है। विद्यार्थियों की भूमिका कैसी हो?
एक्टिव पार्टिसिपेंट, बच्चे जो हैं केवल सुनने या रटने वाले ना हो बल्कि सक्रिय रूप से लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएं, क्वेश्चंस पूछें, अपने विचार साझा करें, दूसरे के विचारों को सुने, प्रयोग करें, एक्सप्लोर करें, ऐसे बच्चे होने चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, प्रश्न कहता है प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें विद्यार्थी को करके सीखने और अनुभव से सीखने का मौका दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस है प्रगतिशील शिक्षा का। ठीक है, ये एजुकेशन बालक को एक्टिव रखती है, क्रिएटिव बनाती है और सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। कौन? प्रगतिशील शिक्षा। अब इसमें ये किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? नहीं, प्रगतिशील शिक्षा यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का समर्थन करती है कि बच्चे के अनुसार, बच्चे को केंद्र में रख करके पढ़ाओ, बच्चे की रुचि क्षमता योग्यता को देख करके पढ़ाओ, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, ये बात तो ठीक है कि बालक जो है सेल्फ इवेल्युएशन कर पाए। क्या कर पाए बालक सेल्फ इवेल्युएशन, यानी कि विद्यार्थी जो भी कुछ सीख रहा है उसका अपने आप खुद मूल्यांकन कर पाए। ठीक है, कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या नहीं सीख रहा हूँ, कहीं गलती तो नहीं है, यानी वो समझ सके कि मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती की, मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, अगली बार मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, जब विद्यार्थी अपनी इस सीखने की जो उसकी पावर है, सीखने की जो ताकत है और जो कमजोरियां हैं उनको खुद पहचानता है और इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ता है, तो इसे सेल्फ इवेल्युएशन कहते हैं, जहां बालक अपनी कमी को, अपनी अच्छाई को खुद पहचान ले। ठीक है, इसके लिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है इसका समर्थन करती है। स्टैंडर्ड करिकुलम, हम कभी इसको महत्व नहीं देंगे क्योंकि स्टैंडर्ड करिकुलम का मतलब है कि हर बच्चे को एक तरीके से समझना, हर बच्चे को एक तरीके का पाठ्यक्रम देना पढ़ने के लिए, जबकि बच्चे अलग अलग हैं, उनकी रुचि क्षमता योग्यता भिन्न भिन्न होती है, तो बच्चे को सिलेबस भी उनके हिसाब से पढ़ाइए। व्यवहार का अनुकूलन, सिर्फ बच्चे व्यवहार का अनुकूलन करें, तो व्यवहार का अनुकूलन यहाँ पे जो है कि व्यवहारवादी करेंगे, इसमें प्रगतिशील शिक्षा इस पर कोई इसका समर्थन नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर प्रश्न कहता है कि अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की डैश बुद्धि है। क्वेश्चन भाई समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अनीता जो है वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। अर्थात कारण प्रभाव संबंध का मतलब क्या होता है? कारण, कि अगर जैसे कोई भी समस्या है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसका प्रभाव, उसका नतीजा क्या निकला, यानी जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि किस वजह से, यानी किस कारण से क्या प्रभाव हुआ या क्या परिणाम निकला, तो वो कारण प्रभाव संबंध यानी कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का प्रयोग कर रहा होता है। अब यहाँ पे कारण प्रभाव संबंधों का उपयोग करके पहेलियां और समस्याएं हल कर लेती है। कौन? अनीता। ठीक है, यानी कि ये गुण उसके अंदर कब आएगा? जब वो रीजनिंग में अच्छी है, वो मैथ्स में भी अच्छी है, चीज़ों को एनालिसिस कर पाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर अच्छी है, तो ये दिखाता है कि अनीता के पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बढ़िया है। कैसी? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बुद्धि जो है बुद्धि उसके अंदर है। तो ये बुद्धि किन लोगों के अंदर होती है? जो साइंटिस्ट होते हैं और जो गणितज्ञ मैथमेटिशियंस होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, और जो लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, और भी जैसे जो रिसर्च करने वाले हो गए, उनके अंदर ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी पाई जाती है। जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है वो संगीत में अच्छे होते हैं, उनका सुर लय ताल की बहुत अच्छी समझ होती है। बॉडली काइनेस्थेटिक जैसे आपके एक्टर्स, डांसर्स, प्लेयर्स हो गए, जिनका अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, उनके अंदर शारीरिक गति संवेगी बुद्धि पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल मतलब जो दूसरे की भावनाओं विचारों को अच्छे से समझ लेता हो, उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नीचे कहता है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी काम पर काम करते हुए, किसी कार्य पर काम करते हुए, यानी कि वर्किंग ऑन अ टास्क, ये मान लीजिए वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बालक, ठीक है, अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। वो कहते हैं कि बालक जब किसी प्रॉब्लम को बोल बोल करके हल करता है तो इससे उसका एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर विचार आ रहे होते हैं, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहा होता है। दूसरी बात, वो अपने काम को गाइड कर रहा होता है, दिशा निर्देश दे रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण, यानी कि जो चिंतन उसके अंदर चल रहा है वो शब्दों के माध्यम से उसको प्रकट कर पाए, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। जब भी बालक किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो बोल बोल करके उसको हल करें कि ये यहाँ पे सेट होगा, इसको ऐसे सेट करेंगे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से बोल बोल करके काम करें। वेरी गुड। प्राइवेट स्पीच विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक स्किल्स के डेवलपमेंट में बाधक है? नहीं, ये जो बालक बोल रहे होते हैं, जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच मतलब जो बालक अपने शब्दों को बोल बोल करके हल, अपनी प्रॉब्लम को बोल बोल करके हल करने की जो कला है, इसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, और ये बालक में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, ये बच्चे में बाधक नहीं है, बहुत हेल्प करती है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये गलत हो जाएगा, ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है। ठीक है, और कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। एंड आपके 30 आउट ऑफ कितने सही हुए ये भी आप जरूर बताएं। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अधिगम यानी कि सीखने में, देखिए बालक में अलग अलग स्तर पर जो लर्निंग है वो हर बालक में अलग अलग लेवल पर होती है। और इसके पीछे होता क्या है, एक तो उसके खुद के व्यक्तिगत कारक होते हैं, ठीक है, पर्सनल फैक्टर भी होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जिसकी वजह से बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। भाई कोई बालक प्रतिभाशाली आपकी क्लास में है, ठीक है, कोई एवरेज बालक है, कोई स्लो सीखने वाला है, ठीक है, कोई जो है कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपने ओरली समझा दिया, बालक सीख गया। किसी के लिए आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी तब वो समझेगा, किसी के लिए आप डायग्राम बनाएंगे, किसी के लिए आप जो है पूरा चार्ट पेपर तैयार करके लाएंगे तब वो समझेगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग बच्चे आपकी क्लास में होते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं किस वजह से होती हैं ये बताओ आप हमें। केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से नहीं, ये जो डिफरेंस हमारे अंदर पाया जाता है इसके पीछे एक तो हमारे व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, दूसरे हमारे इन्वायरमेंट के कारक भी होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा व्यक्तिगत क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। पहली बात तो ऑप्शन ये वाला गलत है। केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? नहीं, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। बात बिल्कुल ठीक है। ना ही व्यक्तिगत ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से, ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि हमारे अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता, जो हम एक दूसरे से विशेष हैं, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि एक तो हमारे व्यक्तिगत कारक होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स, जैसे हमारी बुद्धि का फर्क पड़ता है, हमारा इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, हम किन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया क्या है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा माइंडसेट कैसा है, ये हमारे व्यक्तिगत कारक हो गए। क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि हमारा व्यक्तिगत है। हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, भाई टीचर पढ़ा रहा है कोई चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उसको कहाँ सीख पाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, यह हमारा इंटरेस्ट है कि जब तक हमें कोई डायग्राम बना के ना समझाए हम ओरली समझ ही नहीं पाते, ये हमारा इंडिविजुअल फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल फैक्टर हो गया। और दूसरा जैसे वातावरणीय, जैसे परिवार का माहौल बच्चे को कैसा मिला, ठीक है, और पता लगे घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चा बेचारा परेशान है, ठीक है, वो घर से रोज कुंठित होकर के आ रहा है, और फिर स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, इसका भी प्रभाव बच्चे के सीखने पर पड़ता ही पड़ता है। और फिर टीचर बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ठीक है, उसकी समाज संस्कृति कैसी है, कहाँ से वो आ रहा है, उसके जो है जो उसके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, ठीक है, और उसके दायरे में किस तरीके के लोग रहते हैं, उन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चे की लर्निंग पर पड़ता है। इसी वजह से हम लोग, कोई प्रतिभाशाली है, कोई एवरेज है, कोई मंदबुद्धि है, कोई स्लो सीखने वाला है, ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो जब व्यक्तिगत विशेषताएं और वातावरण की परिस्थितियां आपस में मिलकर के प्रभाव डालती हैं तो उसी से हर एक बालक का जो लर्निंग लेवल है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ऑप्शन सी राइट इन द क्वेश्चन। अगला प्रश्न नीचे कहता है, एक टीचर अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए, ठीक है, निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए निरंतर, जहां भी आप बच्चे का
निरंतर टेस्ट लेंगे, निरंतर मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है हमारा रचनात्मक आकलन यानी कि मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है ये जो है कि चैप्टर के बीच बीच में हम लोग बच्चे का मूल्यांकन करते रहते हैं। मान लीजिए हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बीच बीच में भी हम बच्चे से पूछते रहते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था, उस पैराग्राफ में हमने क्या बताया था, या इस शब्द का मतलब हमने क्या बताया था। इससे हमें पता चलता रहता है कि बच्चा सीखने में इंगेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक इसको बेहतर समझ में आया, कहाँ इसको दिक्कत आ रही है, तो हम तुरंत बच्चे को मार्गदर्शन देना वहीं पे शुरू कर देते हैं। दिस इज द बेस्ट। ठीक है, योगात्मक जो समेटिव होता है, समेटिव ये पूरा साल आप पढ़ाओ, लास्ट में बच्चे का एग्जाम ले लो, नंबर्स दे दो, बात खत्म, ये वहां पे होता है। तो उस तरीके का मूल्यांकन किसी काम का नहीं है कि बच्चा पूरे साल क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसको कौन सा सब्जेक्ट उसका अच्छा, कौन सा खराब, कहाँ दिक्कत, कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, इसको हम मार्गदर्शन भी नहीं दे सकते फिर लास्ट में तुरंत, तो ये गलत है। मूल्यांकन के अनिरंतर रूप नहीं होते, मानक संदर्भित मूल्यांकन हम कभी नहीं करेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन। जहां भी आप बच्चे का मूल्यांकन करें, जो निरंतर मूल्यांकन होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। चैप्टर्स के बीच बीच में भी ये होता रहता है, इसको अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कहता है सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यानी कि सभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना विकसित हो सके, हर बालक क्लास में कक्षा में जो है कि एक अपनापन महसूस करे। ठीक है, तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादिता को सक्रिय करें। नहीं, हम कभी भी स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देंगे। केवल प्रमुख संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाएं। अगर आप सिर्फ जो प्रमुख संस्कृतियां हैं उनके त्यौहार, उन्हीं के त्यौहार मनाएंगे, तो बाकी संस्कृतियों के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक अलग थलग, एक हीन भावना पैदा हो जाएगी। ये भी हम नहीं करेंगे। गौण समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा करेंगे। हम कभी किसी प्रकार के विद्यार्थी के साथ कभी अनदेखा नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इग्नोर आपका निगेटिव वर्ड है। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करेंगे, ये ऑप्शन बेस्ट है। देखिए, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता दोनों में अंतर क्या है। विविधता का मतलब हर बच्चा अलग अलग जाति, धर्म, समूह, समुदाय से, सभ्यता, संस्कृति से आया है, वो विविधता है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब हर बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है, ये भिन्नता है। ठीक है, देखिए विविधता हमने आपको क्या समझाया, देखिए डाइवर्सिटी मतलब समाज या समूह में लोगों के बीच जो एक सांस्कृतिक, सामाजिक जो एक अंतर देखने को मिलता है, उसी को हम विविधता कहते हैं। भाई कोई विद्यार्थी हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है ना, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई अमीर परिवार से है, कोई गरीब है, लड़का है, लड़की है, ये सारी डाइवर्सिटी है। क्या है, ये सारी डाइवर्सिटी है। तो हमें क्या करना है, इसको भी ध्यान में रखना है कि भाई अलग अलग अगर धर्म के इस बच्चे हैं आपके विद्यालय में, तो आप अगर त्यौहार पढ़ा रहे हो तो त्यौहार में आप सभी के त्योहारों की बात करें, ताकि हर बच्चा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। आप हिंदू की बात करें, आप दिवाली की भी बात करें, आप ईद की भी बात करें, आप गुरु पर्व की भी बात करें, सभी धर्मों की बात करें। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि देखिए हर बच्चे की उसकी व्यक्तिगत क्षमता, उसकी रुचि, योग्यता, सीखने का स्तर है ना, अलग अलग होता है। तो जो बच्चा जैसा सीख रहा है उसको उस तरीके से आप सिखाइए। ओके, तो इस तरीके से सब बच्चे अपने आप को क्लास में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, उनके अंदर एक अपनेपन की भावना भी डेवलप होगी। अगला प्रश्न कहता है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के डेवलपमेंट के लिए निम्न में से क्या सहायक नहीं है। कौन सी चीज़ है जो क्रिटिकल थिंकिंग में, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। देखिए, समालोचनात्मक चिंतन ये एक ओपन माइंडेड प्रोसेस होता है जिसमें बालक खुले दिमाग से सोचता है। ठीक है, बढ़िया विचार करता है, गहराई में जाता है, एनालिसिस करता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने की क्षमता उसके अंदर होती है, वो होता है समालोचनात्मक चिंतन। रिजिडिटी ऑफ थॉट्स, देखिए अगर आपके अंदर रिजिडिटी ऑफ थॉट्स है, विचारों की अनम्यता, यानी कि आप दूसरों की बात को सुन नहीं रहे, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दृष्टिकोण को समझ नहीं रहे, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग को आगे नहीं बढ़ाएगा, ये उसको रोक रहा है। ठीक है, ये निगेटिव है। मेटाकॉग्निशन, ठीक है, मेटाकॉग्निशन मतलब आप अपने ऊपर सोचते हैं। ठीक है, जब बालक ये समझता है कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे सीख रहा है, तो ये अपने अंदर झांकने की प्रवृत्ति होती है। आप अपने अंदर झांक करके देख रहे हैं, मैं किसी काम को कैसे बेहतर कर पाता हूँ, ठीक है, और मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब आप ये सोच लेते हैं, ये प्रासंज्ञान है, इसका मतलब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है और इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप भी होती है।
ये बेस्ट है। स्व पूछताछ और स्व आकलन। स्व पूछताछ का और स्व आकलन, स्व आकलन का मतलब देखिए पहले समझिए सेल्फ क्वेश्चनिंग। सेल्फ क्वेश्चनिंग जब बालक खुद से क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो अपने समझने की क्षमता, अपनी सोच, ज्ञान की गहराई को परख सके, तो उसे स्व पूछताछ कहते हैं, उसे सेल्फ क्वेश्चनिंग कहते हैं। यानी कि ये खुद से बात करने जैसा होता है, जिसमें बालक खुद से बात करता है, ठीक है। और स्व आकलन, स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ टेस्टिंग, जब बालक अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसको खुद टेस्ट करता है, उसको खुद जांचता है कि उसने कितना सीखा, कहाँ गलती है और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इसे स्व आकलन या फिर स्व परीक्षण कहा जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये समालोचनात्मक चिंतन के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। आपको जो भी समाधान किसी प्रॉब्लम के जो भी सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं, आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर समालोचनात्मक चिंतन है, ठीक है। आप चीज़ों को बढ़िया से रिव्यू कर पाते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या के कई सॉल्यूशंस ढूंढ लेता है या उसे अलग अलग लोगों से कोई सुझाव मिला, कोई सॉल्यूशंस मिले, तो वो उन सभी सॉल्यूशंस को रिव्यू करके देखता है कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे सटीक है, बढ़िया है, कौन सा प्रभावी है, उचित है। इसी प्रोसेस को सुझाए समाधानों का मूल्यांकन कहते हैं। अगर आप ये कर पाते हैं, दूसरों के द्वारा दिए गए सॉल्यूशंस का मूल्यांकन कर पाते हैं, उसमें अच्छा बुरा देख पाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है और इससे आपकी थिंकिंग और डेवलप होगी। ये सारे ऑप्शन बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप अपने ही थॉट्स पर अटल हो जाते हो, ठीक है, दूसरे की बात को सुनने को राजी नहीं हो, दूसरे के थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये गलत बात है। इसका मतलब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, आप एक ही आंसर पर अटक गए हो। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है। समावेशी शिक्षा जो है ये एक ऐसी एजुकेशन है जो हर प्रकार के बालक की आवश्यकताओं को पूरा करती है, चाहे वो उसकी क्षमता जो भी हो, उसकी सिचुएशन कंडीशन जैसी भी हो, बैकग्राउंड जैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय का बच्चा हो, हर बच्चे की क्षमता को पूरा करती है, चाहे वो विकलांगता से जूझ रहा हो बालक। यानी कि समावेशी शिक्षा जो है, चाहे बालक विकलांगता से जूझ रहा हो, उसको भी पढ़ने का मौका देती है, सीखने का मौका देती है, उसकी भी ज़रूरतों को पूरा करती है। भावनात्मक मुश्किलों से लड़ते विद्यार्थी की भी ये आवश्यकता को पूरा करती है, चाहे बालक जिसको चिंता है, जो बालक स्ट्रेस तनाव में है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, इमोशनली जो अच्छा फील नहीं करता है, ठीक है, या घर परिवार से उसको जो भी समस्या रही हो, उनकी ज़रूरतें भी समावेशी शिक्षा में पूरी होती हैं। जो बालक प्रतिभाशाली है, जो अच्छे गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, समावेशी शिक्षा उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करती है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो गरीब हों, अमीर, यानी कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर है, इसका मतलब गरीब ही बच्चे हैं, उनकी भी यहाँ पे ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो समावेशी शिक्षा हर प्रकार के बालक की ज़रूरतों को पूरा करती है। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। यानी कि जब बालक पढ़ता है तो कुछ शब्दों को ऐड कर देता है, कुछ को हटा देता है, फेरबदल कर देता है, ये सब क्या है, किसकी वजह से होता है? ऐसा होता है जब बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है, पठन वैकल्य से ग्रसित होता है, तब बच्चा ये सब चीज़ें कर देता है, ठीक है। डिस्लेक्सिया में क्या है, बालक गॉड को डॉग पढ़ देगा, डॉग को गॉड पढ़ देगा, पी को क्यू पढ़ देगा, क्यू को पी पढ़ देगा, सौ को वाज पढ़ देगा, वाज को सौ पढ़ देगा। इस तरीके की समस्याएं बच्चे के अंदर होती हैं। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो डिस्लेक्सिया की है, ओके। प्रमस्तिष्क पक्षाघात क्या होता है? ये होता है सेरिब्रल पाल्सी। ये आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा एक डिसऑर्डर होता है, जो बालक की या व्यक्ति की जो फिजिकल मूवमेंट है और जो बैलेंस है और जो मसल कंट्रोल है, उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके ब्रेन का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें कोई दिक्कत आ गई है, तो वहाँ से जो बाकी बॉडी का कंट्रोल है वो मस्तिष्क खो देता है, ठीक है। यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त जो हिस्सा होता है, जिस पर कभी चोट वोट लग गई हो, उसकी वजह से जो बॉडी का कंट्रोल है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो यहाँ पे है नहीं। स्वलीनता यानी कि ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो बच्चा ग्रसित होता है,
उसको एक तो समाज के साथ, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, लोगों के साथ वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, और अगर इनके रूटीन में थोड़ा सा भी बदलाव कर दो तो ये असहज महसूस करते हैं, अपने काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे, दोहराव की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं है। गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होता है फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से बच्चे को या व्यक्ति को चलने में, खड़े होने में, हाथ पैर हिलाने में या बॉडी का मूवमेंट करने में कठिनाई होती है, वो होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे डिसलेक्सिया के साथ में, बाकी ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए। कहता है स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। अभी जो मैं आपको पीछे बता रहा था, प्रश्न पूछ रहा है स्वलीनता यानी ऑटिज्म ऐसी कौन सी क्षमता या स्किल को प्रभावित करती है और वो प्रभाव नकारात्मक यानी हानिकारक होता है। क्वेश्चन को पहले समझना सीखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसने यहाँ पे स्वलीनता भी जोड़ दिया है, नकारात्मक भी जोड़ दिया है, जबकि इसका सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्वलीनता होने पर कौन सी योग्यता या क्षमता कमजोर हो जाती है, बस ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जो बालक ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित होता है उसकी सामाजिक और संप्रेषण कौशल प्रभावित हो जाता है। ऐसा बालक समाज के लोगों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, अपनी बात कैसे रखना है, कैसे कंटिन्यू करना है। एंड वही मैंने बताया ना, इनके रूटीन में बदलाव कर दो तो ये असहज महसूस करते हैं, एंड ये सारी विशेषताएं इनकी होती हैं। बाकी विजन में कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि अच्छी होती है, एकाग्रता की क्षमता भी इनके अंदर होती है, और फिजिकल कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इनको थोड़ा सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम रहती है, बाकी जो भी मैंने चीज़ें बताई उसमें भी थोड़ा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ये ऐसे बालक होते हैं जो एवरेज बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा इंटेलेक्चुअली, क्रिएटिव और थोड़ा एक्सप्रेसिव होते हैं। ठीक है, यानी कि बौद्धिक क्षमता इनके अंदर होती है, सृजनात्मक क्षमता इनके अंदर होती है, और चीज़ों को एक्सप्रेस करने की क्षमता एवरेज बच्चों से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती, ये बात तो गलत है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो ही नहीं सकती, हो सकती है। ठीक है, उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में जो मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत तेज़ और लचीली होती हैं, उनके अंदर कमी नहीं होती, लैक नहीं होती। ठीक है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती। नहीं, जो प्रतिभाशाली बालक है बहुत क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है। ठीक है, बहुत जिज्ञासु होते हैं, खुद खोज करके सीखने का प्रयास करते रहते हैं, वो हमेशा नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। ओके, वे अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवेचन दर्शाते हैं, ये भी बात ठीक है, ये बात ठीक है, बाकी तो सभी गलती हैं। अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवेचन को दर्शाते हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सोच स्पष्ट होती है, गहरी होती है और तार्किक होती है। वे अपने विचारों को बहुत सहज और प्रभावशाली ढंग से प्रकट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और कहता है कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थी, बालक को सुनाई नहीं देता। ठीक है, उसके सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। देखिए, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, इसको ध्यान में रखकर आंसर करना है। चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना। अगर आप कोई भी वीडियो बिना सबटाइटल के दिखा रहे हो, सिर्फ वीडियो चल रहा है, तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बात गलत है। अगर आप वीडियो दिखा रहे हो तो नीचे सबटाइटल भी दे दो, ताकि बच्चा उसको पढ़ करके समझ सके कि वीडियो में क्या चल रहा है। मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना। जब बच्चे को सुनाई नहीं पड़ता है तो मौखिक चीज़ें उसके किसी काम की नहीं। ठीक है, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है उसके लिए जो भी आप बातचीत कर रहे हो उसको सामने दिखाओ, चाहे वीडियो के माध्यम से या सामने इमेजेस के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। वो चीज़ें जो है कि विजुअली भी बच्चे के सामने होनी चाहिए, विजुअल फॉर्म में होनी चाहिए, दृश्य रूप में होनी चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। उसको सुनाई नहीं पड़ता तो उसके लिए व्याख्यान विधि यानी सिर्फ बोल बोल करके आप बता रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बेस्ट ऑप्शन एक ही है कि संप्रेषण के मौखिक रूप को जो आप बोल बोल करके क्लास में समझा रहे हो वो आप वीडियो फॉर्म में या पिक्चर्स के माध्यम से बच्चों के लिए विजुअल फॉर्म में भी रखिए, दिखाइए बच्चों को। बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भाई बच्चे? बालक जो है वो
अमूर्त से मूर्त की तरफ सीखता है? नहीं नहीं, बच्चा मूर्त से अमूर्त की तरफ सीखता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ सीखता है। ठीक है, पहले बच्चा मूर्त रूप में, जैसे पेंसिल से हम सिखाते हैं बेटा 2 पेंसिल ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 हो गई, है ना, इस तरीके से पहले हम ऐसे सिखाते हैं, फिर अमूर्त रूप में लेकर के जाते हैं। सांकेतिक से चित्रात्मक नहीं, पहले बच्चों को चित्र दिखा करके समझाया जाता है, सिखाया जाता है, फिर सिंबल्स के माध्यम से। विशिष्ट से सामान्य नहीं, हम सामान्य से विशिष्ट चलते हैं, सारे उल्टे दिए हैं। सरल से जटिल, ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चों को हम सरल से जटिल की ओर सिखाते हैं, पहले सरल चीज़ें सिखाते हैं फिर जटिल। जैसे पहले सरल सिखा दिया, 1 2 3 सिखा दिया, फिर हम 1 + 2 + 3, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो ये सरल से जटिल यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं हम लोग, ऐसे बच्चा सीखता है। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी अधिगम यानी कि कौन सी जो अधिगम युक्ति है वो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में प्रभावशाली नहीं होगी। किसमें? प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में प्रभावशाली नहीं होगी। अब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है? इसका मतलब है जब हम किसी नई इंफॉर्मेशन को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, याद रखते हैं, तो वो प्रोसेस जो है हमारा जो दिमाग है वो एक्टिव होकर के उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसको एक्टिव मेंटल एंगेजमेंट कहा जाता है, यानी कि सक्रिय मानसिक भागीदारी। जो हमारा दिमाग है वो एक्टिव होकर के उसमें पार्टिसिपेट करता है, उस चीज़ को समझ रहा होता है। इसी को कहते हैं इसी को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के इस प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगी? देखिए, अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, अंडरलाइन और हाईलाइटिंग, इसमें तो हमारा दिमाग एक्टिव है। ठीक है, अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को ऐसे अंडरलाइन करते जा रहे हैं, ठीक है, या जो अच्छी लाइन आई आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये लाइन बहुत अच्छी है, आपने इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब आपका दिमाग एक्टिव है और आप एक्टिव होकर के उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, ये तो इसमें प्रभावशाली रहेगा। फिर अगला है स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, आप यूजिंग नेमोनिक्स, नेमोनिक्स का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी ठीक है। नेमोनिक्स जैसे आप रेनबो के कलर्स को याद करने के लिए हम लोग विबग्योर का यूज़ करते हैं, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को याद कर लेना, है ना, लंबी लंबी चीज़ों को हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं और कॉन्सेप्ट मैपिंग के जरिए याद करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। उदाहरण निर्माण करना, अगर आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका उदाहरण आप खुद बना रहे हैं कि इसको मैं इस उदाहरण से जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब आपका दिमाग एक्टिव है, आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी चीज़ है। निष्क्रिय अनुवाचन द्वारा, ये बात गलत है। पैसिव रिसाइटेशन में आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ शब्दों को पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रूप से विचार नहीं कर रहा है, इसलिए ये अधिगम में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। क्योंकि अगर विचार कर रहा होता तो उसको अंडरलाइन भी करता, उसको हाईलाइट भी करता, उस पर विचार भी करता, उससे रिलेटेड उदाहरण भी ढूंढता। ये सब आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिसाइट है, सिर्फ पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका दिमाग एक्टिव नहीं है, ये आपके अधिगम में हेल्प नहीं करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। फिर प्रश्न कहता है किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है। उदाहरण और गैर उदाहरण का मतलब होता है, जैसे हम आपको सजीव पढ़ा रहे हैं, आज टॉपिक हमारा सजीव है, तो सजीव में हमने आपको बता दिया जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, पौधे हो गए, है ना, इंसान मानव हो गया, ये सभी सजीव हैं। ठीक है, अब इसका एक गैर उदाहरण अगर हम दे दें तो आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे हमने गैर उदाहरण दे दिया कि जैसे जो चीज़ें ग्रो करें, ठीक है, वो सारी सजीव चीज़ें हैं, और जो चीज़ें, और दूसरी बात, जो चीज़ें प्राकृतिक हैं, ठीक है, जो सजीव चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो मानव निर्मित होती हैं। जैसे हमने इसमें बता दिया आपकी टेबल हो गई, ठीक है, ये निर्जीव है, कार है निर्जीव है, ठीक है, और आपके बस ट्रक हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, आपकी कुर्सी हो गई, ये सारा निर्जीव है। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण भी दिए पशु पक्षियों के और गैर उदाहरण और निर्जीव वस्तुओं के भी उदाहरण दे दिए। तो हमने उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों से टॉपिक को विधिवत तरीके से क्लियर कर दिया। अब बच्चे के दिमाग में ये डाउट नहीं रह गया कि इसका मतलब टेबल तो सजीव नहीं है, या कार चल रही है, सर ने कहा था जो चीज़ें गति करती हैं वो भी सजीव हैं, तो ऐसा तो नहीं ये कार भी सजीव है। लेकिन हमने तुरंत ही कार का भी उदाहरण दे दिया था, जो कि गैर उदाहरण हो जाएगा, वो निर्जीव है ना,
उसका भी उदाहरण देके हमने समझा दिया कि चल तो रही है लेकिन ये निर्जीव है। तो ये उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत ऑप्शन बेस्ट लिखा है। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। नहीं, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। राधिका अपने विद्यार्थियों को, राधिका जो कि एक टीचर है, अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बहुत बढ़िया बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, अभी पूरा पढ़ ले पहले। ऐसा करके वो अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन के विकास को सुगम बना रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूपों में प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने, प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसका अर्थ ये है कि वो विद्यार्थियों को एक ही समस्या के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मोटिवेट कर रही है। सिंपल सा इसका यही लाइन है। इसका मतलब यही है कि वो अपने बच्चों को एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस खोजने के लिए, ढूंढने के लिए मोटिवेट कर रही है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जब बालक एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसका मतलब है वो अपने बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करना चाह रही है, जिसमें बालक समस्या एक है लेकिन उसके हल अनेक ढूंढ लेता है, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, एक प्रॉब्लम का बस एक ही राइट आंसर ढूंढने पर बच्चा जो है कि अटका रहता है कि बस इसका एक राइट आंसर मिल जाए, बात खत्म। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम का आप एक ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ये कन्वर्जेंट है, और समस्या एक हल अनेक ढूंढ रहे हो तो ये डाइवर्जेंट है। बाह्य रूप से अनुकूलित नहीं है ना तो अतार्किक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल, जो टीचर है वो अपने बच्चों में क्या करना चाह रहा है कि एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना चाह रहा है, कि उनके अंदर समस्या को हल करने की अच्छी क्षमता डेवलप हो जाए। ठीक है, अध्यापक को उन्हें किसके उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए? रिस्पॉन्स सेट के लिए, या हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, या फिर रट्टाफिकेशन के लिए। तो अगर आप बच्चे के अंदर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप बच्चों को अनुरूपक चिंतन के उपयोग हेतु प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। किसके लिए? एनालिटिकल थिंकिंग के लिए। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप जो सवाल आज हल करवा रहे हो बच्चों से, बच्चा वो सवाल नहीं लगा पा रहा है तो बच्चों से कहो कि ऐसा ही सवाल हमने आपको 4-6 दिन पहले लगवाया था, या उस अभ्यास में, उस एक्सरसाइज में लगवाया था, ये सवाल भी वैसा ही लगेगा। जब आप नई प्रॉब्लम को पुरानी प्रॉब्लम से जोड़ करके हल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल थिंकिंग। इसी को एनालिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एनालिटिकल थिंकिंग में बालक नई समस्या को पुरानी समस्या से जोड़ करके हल करता है। अपनी खुद की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और उसके हिसाब से रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो बालक है वो क्या कर रहा है, जब कोई बालक अपनी सोचने की प्रक्रिया को खुद देखता है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, वो उस अपनी सोच पर विचार करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे बदलता भी है, उसे सुधारता भी है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। क्या कहते हैं? मेटाकॉग्निशन, यानी कि जो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस है उस पर वो विचार कर रहा है। ठीक है, जब हम सोचते हैं कि हम कैसे सोच रहे हैं, या सीखते समय खुद अपनी गलती पहचान करके उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन, जिसमें बालक अपने अंदर झांक करके देखता है। ठीक है, मैं किस में बेहतर सीखता हूँ, कैसे बेहतर सीखता हूँ, किस स्ट्रेटजी से मैं बेहतर समझता हूँ, तो इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, बाकी रट्टाफिकेशन नहीं होगा, फॉरगेटिंग नहीं होगा, ना तो सेलेक्टिव अटेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण डैश होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स सच एज रिकॉल आर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है जानकारी को याद रखना, यानी कि अनुस्मरण मतलब जानकारी को याद रखना जैसी जो स्किल्स हैं ये होते हैं। क्या होते हैं? ये व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं होते,
ये होते हैं। अगर आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं, आपका मन शांत है, स्थिर है, आप खुश हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को जल्दी रिकॉल कर पाएंगे, आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। अगर आप चिंतित हैं, भयभीत हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, तो आप चीज़ों को जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है। तो भावनात्मक स्थिति का हमारे अनुस्मरण, हमारी याद करने की क्षमता, कुल मिलाकर के हमारे दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनुस्मरण, याद रखने की क्षमता किससे जुड़ी है? दिमाग से जुड़ी है, ठीक है। और दिमाग पर हमारी भावनाओं का सीधा असर होता है, ठीक है, ठीक है, फीलिंग्स का, हमारी भावनाओं का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसलिए जो अनुस्मरण है, अनुस्मरण मतलब रिकॉल, ठीक है, चीज़ों को याद रखते हैं, आप सीख रहे हैं, तो इस पर हमारी भावनाओं का सीधा असर पड़ता है। ये भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। एक बात बताओ, जब भाव नकारात्मक है तो सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित हो जाएगा? जब भाव नकारात्मक है तो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा भाई। और फिर दूसरी बात ऊपर से है क्या? हाई एंग्जाइटी है। कैसी है? उच्च स्तरीय चिंता, ठीक, उच्च स्तरीय चिंता हो या डर जैसी भावनाएं हमारे मस्तिष्क को वहीं के वहीं स्टॉप कर देती हैं। इससे व्यक्ति का ध्यान, उसकी जो मेमोरी है कमज़ोर हो जाती है, ना कि बेहतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नकारात्मक भावनाएं सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। जब भावनाएं नकारात्मक हैं तो सकारात्मक प्रभाव कहाँ से डाल देंगी? सकारात्मक भाव जो हैं वो नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, सकारात्मक भाव सकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट है ना, और चीज़ों को सीखना, याद रखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, ठीक है, कमज़ोर नहीं करता। तो इस तरीके से सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, सीधी बात है कि आपकी भावनाओं का आपके दिमाग पर सीधा असर होता है। अगला प्रश्न नीचे कहता है डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा, देखिए दो अभिप्रेरणाएं होती हैं, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाहरी अभिप्रेरणा। दोनों में अंतर ये है कि आंतरिक अभिप्रेरणा, जब कोई व्यक्ति अंदर से मोटिवेट होकर के कुछ करने या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। यानी व्यक्ति को कोई बाहरी इनाम नहीं चाहिए, या उसको सिर्फ नंबर्स लाने से मतलब नहीं है, किसी के मुंह से तारीफ सुनने की उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, वो अपने आनंद के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसको जिज्ञासा है उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, ठीक है, वो कुछ नया जानना चाहता है या उसको इंटरेस्ट है, उसको मजा आ रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाहरी का मतलब कि आप सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति सीखने या काम करने के लिए बाहरी कारणों से प्रेरित होता है, जैसे वो इनाम पाना चाहता है, प्रसिद्धि, फेमस होना चाहता है, और बस वो ये चाहता है कि मेरे नंबर बढ़िया आ जाए, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ, दूसरों के मुंह से तारीफ सुनना चाहता है, समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, वो बाहरी मोटिवेशन हो गया कि आप बाहरी रूप से प्रभावित हैं। आंतरिक मतलब जब आपका मन करे काम करने का। तो बाहरी अभिप्रेरणा क्या हो जाएगी? जानने की उत्सुकता, नहीं, क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर है तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, आप उसको अपनी इच्छा से जानना चाह रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना, आपका मन है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लें, ठीक, ये आपकी अपनी इच्छा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा इससे, ये बाहरी प्रेरणा नहीं है। दोस्तों के बीच अगर आप लोकप्रियता पाना चाह रहे हैं, समाज में एक इज्जत बनाना चाह रहे हैं, समाज में पहचान बनाना चाह रहे हैं, लोगों के मुंह से तारीफ सुनना चाह रहे हैं, प्रसिद्धि पाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी। आप सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिले, संतुष्टि मिले, आपका मन शांत हो, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और मीनिंगफुल होता है अगर, कैसे? विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। बात तो ठीक है कि भाई जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे ढंग से सिखाया जाता है कि वो बच्चों के अपने रियल लाइफ, उनके अनुभव, जो वो आसपास चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो, उनकी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो वो जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लंबे समय तक बच्चे के दिमाग में रहती है, इफेक्टिव होता है वो। बहुत अच्छी बात है। शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित नहीं, हम इसमें अध्यापक केंद्रित नहीं,
जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड की बात होगी, विद्यार्थी केंद्रित की बात होगी, वहाँ हम सोच विचार करेंगे, अध्यापक केंद्रित को तुरंत हटा देंगे। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अनुमुखी हो, नहीं, अधिगम लक्ष्य मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि बच्चा महारत हासिल करने के लिए पढ़े, सिर्फ नंबर्स लाने के लिए ना पढ़े। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर ना दिए जाएं, गलत बात। विद्यार्थियों को हम ज्ञान सृजन करने का, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का पूरा मौका देंगे। तो सिंपल सी बात है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब आप बच्चे के समाज से, उसके परिवेश से, उसके वातावरण से चीज़ों को जोड़ देते हैं, उसके रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ देते हैं। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज की क्लास कैसी रही, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यदि सीटेट में आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो उसके लिए आप हमारे पेड नोट्स ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, एंड आप 9628182649 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स की फीस जान सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुगम बनाता है, अधिगम को सरल बना देता है, आसान बना देता है? योग्यता का वार्तिक मत, आसपास में विकर्षण, भाषा से अनभिज्ञता, तंत्रिका संबंधी न्यूनता। देखिए समझिए, योग्यता का वार्तिक मत जो है ये आपकी लर्निंग को आसान बना देता है। योग्यता का इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी मैंने पहले पढ़ाया है, आप समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है कि जब आपके अंदर ये सोच होती है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैथ्स में अच्छा हो जाऊँगा, यदि मैं मेहनत करूँगा तो मेरी सीडीपी बहुत मजबूत हो जाएगी, यदि मैं मेहनत करूँगा तो सीटेट में मेरे 130 प्लस आ जाएंगे। जब आप ये विश्वास रखते हैं तो आपका लर्निंग आसान हो जाती है। इसका अपोजिट होता है इंट्यूटिव व्यू ऑफ लर्न एबिलिटी, जहाँ पे बच्चा ये समझ ले कि मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ मेरे से ना हो पाएगा, या मैं सीडीपी मेरे समझ में आती ही नहीं है, उसे कहते हैं इंट्यूटिव व्यू ऑफ एबिलिटी। इंक्रीमेंटल आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है कि आप ये समझ रहे हैं कि योग्यता को अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आसपास में विकर्षण, देखिए अगर डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें आपके आसपास हैं, आप शोर हो रहा है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपके आसपास हैं, तो आपकी लर्निंग कठिन हो जाएगी, आसान तो नहीं होगी। भाषा से अनभिज्ञता, लैक ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, अगर बालक को पढ़ाई की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो वो सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, अगर बालक के नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत है, कमजोरी है, तो भी उसकी जो सीखने की क्षमता कम हो जाती है, ये भी गलत है। आसान कौन करेगा, सुगम कौन बनाएगा? इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।